डियर स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं लेक्चर नंबर 8 और इस लेक्चर नंबर 8 में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जिसे आप अपनी स्क्रीन पर ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं। पहला है कि फेजर डायग्राम ऑफ वोल्टेज एंड करंट, दूसरा है इम्पीडेंस डायग्राम, तीसरा है कि बिहेवियर ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट एट लो हाई एंड मतलब एट लो एंड हाई फ्रिक्वेंसी एंड एट, और जो हमारा पास ई है ऑब्जेक्टिव, थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गई है, उसमें हम लिख सकते हैं 8 the frequency at the equal frequency of XL एंड XC। ठीक है, क्योंकि RLC का मतलब होता है, R का मतलब यहाँ पे पता है क्या है, R का मतलब ये है XC करंट, और जो हमारे पास F है वो है व्हाट इज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। RLC का मतलब है कि आपने क्या करना है, एक सीरीज सर्किट बनाना है। ठीक है, आपने क्या करना है, एक सीरीज सर्किट बनाना है। चलो हम यहाँ बनाते हैं। उसमें R मीन्स रेजिस्टर लगानी है, L मीन्स इंडक्टर लगाना है, और C मीन्स कैपेसिटर भी लगाना है। तो ये तीनों आपने सीरीज में लगा दिए हैं, ये बन गया है RLC सीरीज सर्किट। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे जो करंट होगा वो I होगा, यहाँ पे जो करंट होगा वो I होगा, यहाँ पे भी जो करंट होगा वो I होगा। यहाँ पे वोल्टेजेस VR, यहाँ पे वोल्टेज VL, यहाँ पे वोल्टेज VC। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी वो R होगी, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी वो XL होगी, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी वो XC होगी। ठीक है जी। अब हम देखते हैं, सबसे पहला हमारा है कि हमने वोल्टेज और करंट का फेज़र डायग्राम बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव नंबर ए है हमारा फेज़र डायग्राम। सो आई को हम रेफरेंस लाइन लेंगे। ठीक है जी, आई को हम रेफरेंस लाइन लेंगे, और ये हमें बात पता है कि रजिस्टर के अंदर आई और वी इन फेज़ होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर वी आर भी बना देंगे इस तरह से। और ये हमें पता है कि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है करंट को, तो इसलिए वो मैक्सिमम पोजीशन पर जाएगा, तो हम यहाँ पे वी एल बना देंगे। और कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज क्या करता है, लेग करता है करंट को, तो इसलिए हम वी सी यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्टिव नंबर ए, और जिसको हम फेज़र डायग्राम ऑफ वोल्टेज एंड करंट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम फेज़र डायग्राम ऑफ, मैं लिख देता हूँ मैं। अगर आपसे कोई बोले भाई RLC का फेज़र डायग्राम बनाओ वोल्टेज करंट का, तो आप इससे बना सकते हो फेज़र डायग्राम ऑफ V एंड I। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ऑब्जेक्टिव नंबर बी, ऑब्जेक्टिव नंबर बी हमसे हमने क्या करना है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज चेक करनी है। ऑब्जेक्टिव नंबर बी में हम अब फेज डायग्राम बनाएंगे किसका, रेजिस्टेंस का। फेजर डायग्राम ऑफ इम्पीडेंस भी हम कह सकते हैं ना इसको, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है जी। कैसे बनेगा, बड़ा आसान है। देखो वी आर हमारा कहाँ पर था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये रेजिस्टेंस हो गया आर। यहाँ पर था हमारा पॉजिटिव एक्सिस की तरफ वी एल, तो यहाँ बन जाएगा एक्स एल। और ये हमारा था आपके पास वी सी, तो ये बन जाएगा एक्स इंटू सी। दिस इज़ द फेजर डायग्राम फॉर इम्पीडेंस। हम ऑब्जेक्टिव नंबर सी की तरफ चलते हैं कि अगर हमने एट लो फ्रिक्वेंसी, अगर हम करंट की फ्रिक्वेंसी को कम कर दें तो क्या होगा। अगर हम करंट की फ्रिक्वेंसी को कम कर दें तो क्या होगा, देखते हैं। देखो हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला हमारे पास तो है कि एक्स एल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल के। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ
इंटू एल, ठीक है। 2 पाई कॉन्स्टेंट, एल कॉन्स्टेंट, तो यहाँ बचा एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टर बी में हमने देखा कि सो डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि जो इंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है वो फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है जी। दूसरा हमने देखा कि जो एक्स सी है, जिसको हम रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर कहेंगे, उसका फार्मूला होता है 1 ओमेगा ओवर ओमेगा इंटू सी। सो ओमेगा बार होता है 2 पाई एफ के, तो ये बना 2 पाई एफ इंटू सी। तो हमने ये देखा कि जो एक्स सी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी होता है। अब अगर हम फ्रिक्वेंसी कम कर रहे हैं, अगर हम फ्रिक्वेंसी कम कर रहे हैं, ठीक है, तो लाजमी सी बात है एक्स सी भी कम होगा क्योंकि ये डायरेक्टली है। लेकिन अगर हम फ्रिक्वेंसी कम कर रहे हैं तो एक्स सी इन्वर्सली है, तो एक्सएल कम होगा, सॉरी एक्सएल कम होगा। मतलब जो रेजिस्टेंस होगी किसकी, इंडक्टर की, वो कम हो जाएगी, और जो रेजिस्टेंस होगी किसकी, कैपेसिटर की, वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब एक्स सी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो कम होगी, और जो कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो हम ये कहते हैं कि जो एक्सी है, एक्सी विल डोमिनेंट टू एक्सएल, ठीक है। और जब एक्सी डोमिनेट करेगा एक्सएल को, तो इस कंडीशन में हमारा जो सर्किट होगा वो सिर्फ बिहेव करेगा लाइक आरसी सीरीज सर्किट की तरह, ठीक है। किसकी तरह बिहेव करेगा वो, आरसी सीरीज सर्किट की तरह। एग्जामिनर आपसे ये एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है। अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएं, इस कंडीशन का फेजर डायग्राम बनाएंगे, तो वो हम ऐसे बनाएंगे कि ये होगी आपके पास रेजिस्टेंस आर, ये होगी आपके पास एक्स एल, और ये होगी आपके पास एक्स सी। ये हमने लाइन इसलिए छोटी बनाई है क्योंकि एक्सएल का जो मैग्नीट्यूड है वो अब कम हो गया है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसकी हाई फ्रिक्वेंसी पर, अगर हम सर्किट को हाई फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट मतलब चलाएं या ऑपरेट करें तो क्या होगा, एट हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। सो हाई फ्रिक्वेंसी पर अगर चलाएं तो क्या होगा, देखो जी फार्मूलाज क्या हैं। फार्मूला हमारे पास है कि एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, देन 2 पाई एफ इंटू एल, और एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि जो एक्सएल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। और जो एक्सी है वो है 1 ओवर ओमेगा इंटू सी, देन 1 ओवर 2 पाई एफ इंटू सी, और एक्स सी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। तो इस कंडीशन में अब क्योंकि हमने फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कर दी तो एक्स सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, एक्स सी विल बी लेस। तो जब ये होता है इस तरह की कंडीशन में, अब हम कहेंगे कि जो एक्सेल है विल डोमिनेंट, किसको डोमिनेट करेगा, ये
XC को, ठीक है जी। और इस कंडीशन में जो सर्किट होगा वो RL सीरीज सर्किट की तरह वर्कआउट करेगा, सीरीज सर्किट की तरह वो वर्कआउट करेगा, ठीक है जी। अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएं इस कंडीशन का, तो उस कंडीशन का जो फेजर डायग्राम जो स्टूडेंट्स बनेगा वो बनेगा वो इसी तरह से, ये R, ठीक है जी। अब क्योंकि एक्सएल लंबा है मीन्स के मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और एक्स ही आपका छोटा हो जाएगा। ये हो गई हाई एंड लो फ्रिक्वेंसी। क्या हो अगर इस सर्किट को एसी फ्रिक्वेंसी पर चलाया जाए जहाँ पर एक्सी और एक्सएल इक्वल हो, तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्हेन वैल्यूज विल बी इक्वल, थर्ड नंबर पर, व्हेन वैल्यूज विल बी इक्वल। अच्छा, कौन सी वैल्यूज की बात कर रहे हैं हम, कि यहाँ पर एक्स सी किसके इक्वल हो जाए, अब एक्स एल के इक्वल हो जाए। चलें देखते हैं। सो अगर ये कंडीशन हमारे पास आती है तो ये होगा कि एक्स सी विल बी इक्वल टू एक्सएल, ठीक है जी। एक्स सी बराबर होता है हमारे पास किसके, 1/ओमेगा × सी के, और एक्सएल किसके बराबर होता है, ओमेगा × एल के। यहाँ पर आया 1/2πf × सी, यहाँ पर आया हमारे पास ओमेगा एल, सो 2πf × एल। अब हमने क्या करना है कि 2πl को और इस वाले 2πl को ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड कर देना है। f यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा आपका f² विल बी इक्वल टू 1/2 2 ज़ा 4 पाई ज़ा पाई², ठीक है, l × c। ये f² ख़त्म करेंगे तो ये बनेगा √1/4 पाई² l × c। 4π² को हम निकालेंगे अंडर रूट बाहर से, तो ये बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास f इज इक्वल टू 1/2π √l × c, ठीक है। तो ये वो फ्रिक्वेंसी है कि जब आपके पास वैल्यूज ऑफ एक्स सी एंड एक्सएल विल बी इक्वल, ठीक है। और इस फ्रिक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। जब एक्स सी और एक्सएल इक्वल हो जाए इसको हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या होती है, अब देखें, मैं आपको बड़े आसान तरीके से इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी हम देखते हैं। हमने कहा कि ये है आपके पास आर, ठीक है, उतना ही मैग्नीट्यूड की लाइन एक्सएल की होगी जितनी एक्स सी की होगी। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं और अपोजिट हैं तो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचेगा क्या, आर। तो इसका मतलब ये है कि व्हेन, मेन पॉइंट क्या है कि व्हेन एक्स सी बिकम्स इक्वल टू एक्सएल, ठीक है, सो दे कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। और जो सर्किट होता है, और जो सर्किट होता है कौन सी रेजिस्टेंस रह जाती है, सिर्फ रेजिस्टर की रेजिस्टेंस आर रह जाती है। तो जो सर्किट होता है वो सिर्फ क्या रह जाता है, रेजिस्टिव रह जाता है। क्या रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है ये सर्किट, ठीक है जी। हमने देखा कि हमारे पास अब जो इम्पिडेंस थी, अब क्योंकि हमारे पास लाजमी सी बात है डिफरेंट जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी एक्सएल और एक्ससी वो कैंसिल हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस थी वो कम हुई, सर्किट की रेजिस्टेंस कम होने का मतलब ये है कि हमारे पास इम्पिडेंस कम हुई, ठीक है। देखो इम्पिडेंस का फार्मूला था हमारे पास VRMS इज़ ओवर IRMS। तो हमने देखा कि जो हमारे पास इम्पिडेंस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू IRMS होती है। सो एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी
ठीक है, तो हम यहाँ एक और बात लिख सकते हैं कि एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, हम एक और बात लिख सकते हैं कि एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ठीक है, जो इम्पिडेंस होगी वो मिनिमम होगी, और जो IRMS होगा इस सर्किट के अंदर वो मैक्सिमम होगा, और जो हमारा सर्किट होगा वो बिहेव करेगा लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, क्या बिहेव करेगा? लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करेगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ठीक है, अगर हम इसकी ग्राफ की बात करते हैं, अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ बनेगा हमारा फ्रिक्वेंसी, सॉरी, करंट और फ्रिक्वेंसी ग्राफ। ठीक है, तो करंट और फ्रिक्वेंसी ग्राफ जो बनेगा वो उस तरह से कुछ बनेगा कि ऐसा है, ये बनेगा हमारे पास करंट और फ्रिक्वेंसी ग्राफ। यहाँ पर जो वैल्यू आपको करंट की मैक्सिमम नज़र आ रही है इसको हम कहेंगे आई नोट। ठीक है, और ये जो फ्रिक्वेंसी होगी जिस पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम है इसको हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का नाम देते हैं। ठीक है जी, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं? कुछ प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये, या हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन, हम इस पूरे लेक्चर का एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि हमने इसमें क्या सीखा। पहले नंबर पर हमने देखा कि जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है उसका फार्मूला है 1/2π√L/C। ठीक है, इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर इम्पीडेंस आपकी मिनिमम होती है जबकि करंट आपका मैक्सिमम होता है। और इस, ठीक है, और इस सर्किट, इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपका जो सर्किट होता है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। और दूसरे नंबर पर ये जो इम्पीडेंस होती है वो मिनिमम इसलिए होती है क्योंकि XC बराबर हो जाता है -XL के, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ क्या बचता है? R बचता है। अगर हम इसके पावर फैक्टर की बात करते हैं, पावर फैक्टर क्या होता है? पावर क्या होता है? P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब क्योंकि हमारा जो सर्किट है वो रेजिस्टिव है और रेजिस्टिव सर्किट के अंदर V और I सेम फेज में होते हैं, तो हमारे पास V और I मीन्स 1 × 1 इज इक्वल टू 1। तो RLC सीरीज सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है जी, सो ये थी हमारे पास कुछ मेन बातें जो हमने डिस्कस करनी थी, और यहाँ तक हम लेक्चर को एंड करते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।